सीजीआई संजीव खन्ना के पदभार संभालते ही केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दी है। कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में समझा दिया है कि आप अपनी मनमानी अब और नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार ने केंद्र सरकार को भी करारा झटका दे दिया है और इसके साथ ही नए सीजीआई संजीव खन्ना एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सीजीआई संजीव खन्ना की होने लगी है चर्चा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष हमेशा से ही मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती है। जांच एजेंसियों का कंट्रोल मोदी सरकार के हाथ में है। जहां बीजेपी पैसे के बल पर सरकार नहीं गिरा पाती, वहां वो ईडी भेज देती है। और इसके अलावा विपक्ष तमाम गंभीर आरोप लगाता रहता है, लेकिन अब ईडी और केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नियम कायदे कानून का पाठ जो पढ़ा दिया है, या ये कह सकते हैं कि ईडी के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तो अब आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, जिसके बाद ईडी की जबरदस्त किरकिरी हो गई है और टेंशन में केंद्र की मोदी सरकार आ गई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था। मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी किसी के लैपटॉप या मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती है। कोर्ट का यह बयान लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन केस में आया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस की जांच में 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड मारी थी और लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के रिश्तेदारों और करीबियों के पास से कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया। ईडी ने यह सारा एक्शन मेघालय पुलिस की शिकायत के बाद लिया था। मेघालय पुलिस का आरोप है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य लॉटरी का बिजनेस गैर कानूनी तरीके से हथिया लिया है। ईडी ने इस छापेमारी में 12 करोड़ 41 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। बता दें कि फ्यूचर गेमिंग वही कंपनी है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार रही थी। इसने 2014 से 2019 के बीच में 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इसने सभी पार्टियों को चंदा दिया था। फ्यूचर गेमिंग की ओर से तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 542 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। वहीं डीएमके 503 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर रही और इसके अलावा वाईएसआरसीपी को 154 करोड़ रुपए और बीजेपी को 100 करोड़ रुपए मिले थे। अब यहाँ गौर करने वाली एक बात यह भी है कि ज्यादा चंदा विपक्षी जो दल हैं उनको दिया गया है। तो इसको लेकर जानकार ये भी दावा कर रहे थे कि इसलिए ही इसके खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई हुई है इस कंपनी के खिलाफ। तो अब ये जो अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनाया। बता दें कि फ्यूचर गेमिंग केस की सुनवाई दूसरे मामलों के साथ ही होगी, ऐसा भी कह दिया गया है। फ्यूचर गेमिंग ने याचिका में जिन 4 केस का जिक्र किया है उनमें अमेजन इंडिया के कर्मचारियों वाले मामले शामिल हैं। अमेजन इंडिया के इन कर्मचारियों ने ईडी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मांगने को चुनौती दी थी। इसके अलावा न्यूज क्लिक का मामला भी है, जिसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि 2023 में दिल्ली पुलिस की तरफ से जब्त किए गए लैपटॉप और फोन को लेकर गाइडलाइन जारी की जाए। वहीं इस केस में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। खासतौर से निजता के अधिकार पर जोर दिया गया है। उन्होंने दलील दी है कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस में ऐसी जानकारियां होती हैं जो बेहद निजी होती हैं। ये जानकारियां किसी शख्स की निजी जिंदगी को भी सार्वजनिक करती हैं। अब इस मामले को लेकर जब ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों से निरोधक आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह अभूतपूर्व था, लेकिन ये कोई बड़ा झटका नहीं था, क्योंकि उनके पास मामले में मार्टिन के खिलाफ दूसरे महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो डिजिटल साक्ष्य की खोज और जब्ती पर सीबीआई के मैनुअल के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। वहीं फ्यूचर गेमिंग द्वारा दायर याचिका में ईडी की तलाशी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की 12 श्रेणियों की सूची दी गई है। इसमें 17 मोबाइल फोन है, ज्यादातर डुअल सिम है, डेटा डंप वाले कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव और मार्टिन, उनके परिवार के सदस्यों और वरिष्ठ कर्मचारियों से जब्त किए गए कुछ ईमेल का बैकअप भी शामिल है। अब इस मामले को ईडी के लिए करारा झटका माना जा रहा है, जबकि ईडी के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये जो आदेश है ये कोई बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि ईडी के पास इस मामले में मार्टिन के खिलाफ दूसरे कई फिजिकल सबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सर्च और डिजिटल साक्ष्य की जब्ती पर सीबीआई मैनुअल के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये झटका लगा है ईडी को, इसके बाद से
ईडी और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ गई है। और खासकर इस बात में सीजीआई संजीव खन्ना का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पदभार संभालने के बाद ही ईडी को इस तरह से फटकार लगी और ईडी के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। ईडी को उसके दायरे में रहने के लिए कह दिया गया है। ईडी को उसका दायरा बता दिया गया है कि आप सिर्फ यहीं तक काम कर सकते हैं, इसके आगे आपकी दायरा नहीं है, तो अपने दायरे में रहकर ही काम करें। और इसीलिए अब ईडी की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। इसी तरह ईडी की उस समय भी बहुत किरकिरी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ईडी को खूब खरी खोटी सुना दी थी। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ईडी की दोष सिद्धि दर कम होने पर चिंता जताते हुए कहा था कि अगर आरोपों को दोषी नहीं ठहराया जाता है तो क्या होगा, मुकदमे के लिए किसी को कब तक इंतजार करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी पर यह सुनवाई करते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ईडी की गिरफ्तारियों पर सवाल उठा दिए थे। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल से जेल में बंद चटर्जी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरसे तक बिना मुकदमे चलाए हिरासत में रखने पर यह अहम टिप्पणियां की थी। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के 2005 में अमल में आने के बाद से 2024 तक कन्विक्शन रेट जो है, यानी दोष सिद्धि दर कितनी रही है और एजेंसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहां चूक जाती है, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से किए गए थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कई बार जानकारी भी साझा की गई है। तो आपको बता दें कि इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कम सजा दर का हवाला भी दिया था और हवाला देते हुए ईडी से गुणवत्तापूर्ण अभियोजन और सबूतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा था कि सजा की दर बढ़ाने के लिए ईडी को वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से भी एक सवाल किया गया था। तब उन्होंने संसद में, यानी मोदी के मंत्री ने संसद में जानकारी दी थी कि 1/1/2019 यानी 1 जनवरी 2019 से लेकर 31/10/2024 के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में दर्ज 911 अभियोजन शिकायतों में से 654 मामलों में सुनवाई पूरी हो गई और वो मात्र 22 मामलों में दोष सिद्धि हासिल करने में सफल रही, यानी कि 6.42% ही सजा दर है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक सवाल किया था जिसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया था। मंत्री ने सदन को यह भी बताया था कि पिछले 5 वर्षों में ईडी की तरफ से 911 मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें से 257 मामले यानी 28% लंबित हैं अभी तक। पीठ ने आगे ये भी कहा था कि आज की तारीख तक दायर की गई 911 अभियोजन शिकायतों में से 257 मामलों में सुनवाई लंबित है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के 42 मामलों में दोष सिद्धि सुनिश्चित की गई है, जिसमें 99 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और अपराध की आय जब्त की गई है। इससे पहले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था। तब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया था। उन्होंने 6 अगस्त को लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत 2014 से 2024 तक कुल 5297 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि केवल 40 मामलों में सजा हुई है और 3 बरी हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है और इसके बाद जब ऐसे मंत्रियों की तरफ से जब संसद में जवाब दिया गया और फिर ये जानकारी निकल कर आई कि केसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन सजा दर बहुत ही कम है, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जाहिर की गई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और जबरदस्ती के मामले क्यों बनाए जा रहे हैं। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। ईडी को बता दिया गया है कि उसको किस दायरे में रहकर काम करना, और इसी के बाद से अब केंद्र की मोदी सरकार टेंशन में है। खासकर सीजीआई संजीव खन्ना के पदभार संभालने के बाद केंद्र सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि वो लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के बाद से जब से ये बात सामने आई है कि चुनाव आयोग का मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और 2025 में उसमें सुनवाई होने वाली है, तब से केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।